नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन। स्वागत साथियों हम चल रहे हैं यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र पर। पहले भी हमने काफी वीडियो डाली थी, लेकिन अब उन्हें हमने प्राइवेट कर दिया। उसका रीजन था कि कोविड काल में जो हमारी वीडियो बनी थी वो सिंपल बोर्ड पर बनी थी, हमारे पास उसमें डिजिटल बोर्ड भी अवेलेबल नहीं था। इस कारण से हम सोचा अब नए तरीके से नई वीडियो बनाएं, आपके सामने डालें और आपको नई जानकारी के साथ कि फर्स्ट पेपर में आपको अद्भुत तैयारी कराएं, ताकि आप 50 में से कम 40-45 क्वेश्चन तो कर ही आए। तो ये स्ट्रेटजी हमारी रहेगी। तो ये कोर्स भी ऐप पर अवेलेबल रहेगा। तो आप हमारी ऐप को एडी शर्मा एनएलएम एजुकेशन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप पर जाकर प्ले स्टोर पर जाकर तो आप पाएंगे कि ये कोर्स भी आपके सामने बहुत जल्द सामने आने वाला है। तो इसकी ही एक वीडियो हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के सेकंड यूनिट पर चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट यूनिट की मैंने वीडियो एक पिछली बार डाल दी थी और एक वीडियो पहले से ऑलरेडी हमने आपके लिए रख रखी है, तो पुरानी है हालांकि रखी हुई है। अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक पर, अनुसंधान पर। तो साथियों आइए, अनुसंधान का जो है रिसर्च में बहुत अधिक महत्व रहता है। अनुसंधान जो है रिसर्च है हर बेसिकली टॉपिक का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जो भी बच्चा पीएचडी एमफिल करता है। इसलिए अनुसंधान को बहुत ही गहन तरीके से पढ़ना होगा, तभी जाकर हम इसके बारे में कहीं ना कहीं जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और अपनी समस्याओं का निदान कर पाएंगे। सबसे पहले साथियों चलते हैं कि अनुसंधान रिसर्च, ये यूनिट सेकंड का टॉपिक है, यूनिट सेकंड से संबंधित टॉपिक है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, यूनिट सेकंड का है, तो आप इसमें तनाव नहीं लेंगे। सबसे पहले अनुसंधान है क्या वो हम देखते हैं। कहते हैं अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें आंकड़ों को साथियों कई बार प्रदत्त भी कह देते हैं हिंदी में, तो कई बार डाटा भी कह देते हैं, डेटा भी कह देते हैं अंग्रेजी में, कई बार तथ्य भी कह देते हैं। तो इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है कि अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और किसी समस्या के समाधान के लिए विश्वसनीय खोज की जाती है, विश्वसनीय उसका हल निकाला जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या है अनुसंधान? कि अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें प्रदत्तों, कई बार प्रदत्तों शब्द आता है, कई बार आंकड़ों आता है, कई बार तथ्यों आता है। तो डरने की जरूरत नहीं है। तो अनुसंधान क्या एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न आंकड़ों का विश्लेषण कर किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान की खोज की जाती है। इसकी समाधान की खोज की जाती है। भाई समाधान विश्वसनीय होना चाहिए। अनुसंधान समस्या के समाधान के लिए जो है इसमें नए तथ्यों की खोज की जाती है। तो क्या की जाती है? समस्या के समाधान के लिए नए तथ्यों की खोज। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर साथियों नए तथ्यों की खोज की जाती है। एक व्यवस्थित ये प्रक्रिया है। अनुसंधान एक व्यवस्थित सुनियोजित प्रक्रिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अनुसंधान कैसी प्रक्रिया है? व्यवस्थित सुनियोजित। अनुसंधान एक व्यवस्थित सुनियोजित यानी कि सिस्टमेटिक है, सुनियोजित यानी कि प्लान्ड है, वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यानी कि व्यवहारवाद से संबंधित है, परंपरागत दृष्टिकोण का विषय नहीं है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये आपको ध्यान में रखना है अनुसंधान के बारे में। एक व्यवस्थित है, सुनियोजित है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। फिर इसकी कई विद्वान परिभाषा भी देते हैं, जैसे मैकग्रेथ और वॉटसन ने एक परिभाषा दी थी। तो मैं आपको वही बताता हूं कि मैकग्रेथ व वॉटसन क्या कहते हैं। मैकग्रेथ व वॉटसन ये थिंकर हैं, मैकग्रेथ व वॉटसन। तो ये अनुसंधान की क्या परिभाषा देते हैं, तो इनकी परिभाषा भी ध्यान में आपको रखनी है।
तो साथियों देखो, मैग्रेथ वॉटसन का कहना है कि अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें खोज तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? खोज तकनीक का। कहते क्या है? अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें खोज तकनीक यानी कि रिसर्च तकनीक प्रयोग किया जाता है, जिसके निष्कर्ष उपयोगी हों, ज्ञानवर्धक हों, तथा समाज व मानव की समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण हों। समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण हो। तो ये जो है परिभाषा मैग्रेथ व वॉटसन देते हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे कि बेसिकली ये परिभाषा किसने दी, तो ये परिभाषा जो है मैग्रेथ व वॉटसन की है कि अनुसंधान एक प्रक्रिया है इसमें खोज तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसके निष्कर्ष उपयोगी होने चाहिए, ज्ञानवर्धक होने चाहिए, जिससे समाज व मानव की समस्याओं को समाधान किया जा सके। तो साथियों, छोटी छोटी जो परिभाषाएं हैं ये आपको एक दो तो ध्यान रहनी चाहिए। इसके बाद जो अगली परिभाषा है J.W. क्रॉसवेल की है, तो वो भी हम देखते हैं कि क्या है। J.W. क्रॉसवेल इन्होंने क्या परिभाषा दी अनुसंधान की, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहते हैं अनुसंधान किसी विषय के बारे में जानकारी एकत्रित करने व उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। क्या कहते हैं? अनुसंधान किसी विषय के बारे में जानकारी एकत्रित करने, एक तो जानकारी एकत्रित करने एवं एवं उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया है, एवं उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया है कि यानी कि अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम किसी विषय के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं और उसका विश्लेषण कर सकते हैं, ऐसा J.W. क्रॉसवेल कहते हैं। तो ये परिभाषा भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो आप जब इतना सब चीज जान लेंगे तो आपको इसमें तनाव नहीं होना चाहिए। निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं कि अनुसंधान जो है एक वैज्ञानिक व्यवस्थित सुनियोजित प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न सोपानों के अंतर्गत किसी समस्या का विश्वसनीय हल निकाला जाता है। तो एक कॉमन जो मैं निष्कर्ष के रूप में आपको अद्भुत परिभाषा बता देता हूं कि इसमें सोपान भी महत्वपूर्ण हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो निष्कर्षतः अनुसंधान एक वैज्ञानिक व्यवस्थित व सुनियोजित प्रक्रिया है जिसमें किसी समस्या के समाधान के लिए विभिन्न सोपानों के अंतर्गत जानकारी एकत्रित कर समस्या का समाधान किया जाता है।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनुसंधान वैज्ञानिक सुनिश्चित प्रक्रिया तो है, इसमें विभिन्न सोपान, क्योंकि सिंपली अनुसंधान के 8 सोपान माने जाते हैं। क्रोसवेले जैसे विद्वान तो मात्र 3 ही सोपान बताते हैं, लेकिन सामान्यतः इसका 8 सोपान है। इन सोपानों के अंतर्गत की जानकारी एकत्रित की जाती है किसी विषय के बारे में, फिर उसका एक समस्या का विश्वसनीय समाधान खोज लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी बातें अगर आपको याद रहेंगी तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि अनुसंधान क्या है। एक ऐसी वैज्ञानिक व्यवस्थित सुनियोजित प्रक्रिया है जिसमें किसी विषय से संबंधित कोई समस्या है तो उसके बारे में पहले जानकारी एकत्रित की जाती है, जानकारी एकत्रित करके उसका फिर विश्वसनीय समाधान निकाला जाता है, ताकि जो मानव और समाज की जो समस्याएं हैं उनका निदान किया जा सके और मानव जीवन में प्रगति लाई जा सके और मानव की बाधाओं को दूर कर समाज को प्रगतिशील बनाया जा सके। तो ये अनुसंधान का ये मेन उद्देश्य रहता है। इसलिए हम अनुसंधान को विभिन्न विश्वविद्यालयों में बढ़ावा देते हैं, यूजीसी भी इसके लिए बढ़ावा देती है, हमें जेआरएफ के अंतर्गत स्कॉलरशिप प्रदान करती है। इन सब का उद्देश्य यही है। तो साथियों, ये बात आपको छोटी-छोटी बातें तो समझ आई होंगी। अभी मैंने मात्र इसका अर्थ बताया है, अब मैं अनुसंधान की विशेषताएं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, एक वीडियो में कंप्लीट भी नहीं होगा। तो आज मैं बस सोपान तक की चर्चा करूंगा, लेकिन आगे हम उसके जो अन्य टॉपिक हैं क्या क्या होंगे मैं उस पर जरूर चर्चा करना चाहूंगा। तो अब आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो बेसिकली अनुसंधान की विशेषताएं, तो अभी साथियों आराम से देखते हैं अनुसंधान की विशेषताएं। तो आप एक एक नोट कर लेना साथियों, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करते हैं तो कहते हैं ना लिख के पढ़ना चाहिए। मारवाड़ी में कहावत है, हमारे हिंदुस्तान में कहावत है, पहले लिखो फिर बाद में दो। लिखने से कुछ ज़्यादा याद रहता है। तो आपके लिए हो सकता है एक नया टॉपिक हो, लेकिन इसको आप लिख के याद करें, फिर इसके क्वेश्चंस हल करें, और मैं प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा आपके सामने, आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होने दूंगा। तो सबसे पहली जो परिभाषा है, इसकी विशेषता है, वो ध्यान रखना। इसमें सांस्कृतिक सापेक्षवाद के नियम का पालन किया जाता है। किसका पालन किया जाता है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद के नियम को कई बार वस्तुनिष्ठता भी कह देते हैं कुछ विद्वान, यानी कि वस्तुनिष्ठता का पालन किया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो शोधकर्ता होगा वो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होगा, किसी संस्कृति के पास अपने आप उसके प्रति नेगेटिव विचार या सकारात्मक विचार नहीं रखेगा। ये निष्पक्ष तरीके से तटस्थ रहकर वो उस संस्कृति का या उस तथ्य का गहन जानकारी प्राप्त करेगा, उसमें अपनी मान्यताएं नहीं जोड़ेगा, जो वास्तविकता है उसी का विश्लेषण करेगा। यानी कि किसी संस्कृति के प्रति ना नेगेटिव विचार रखना, ना पॉजिटिव विचार करना। तो यही वस्तुनिष्ठता है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का नियम है कि शोधार्थी को क्या करना चाहिए? पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, अपने कहीं ना कहीं मान्यताएं कहीं ना कहीं उस संस्कृति या अध्ययन में नहीं थोपनी चाहिए। जो निष्पक्ष अध्ययन है, तटस्थ अध्ययन है, वही सामने लेकर आएगा। दूसरी विशेषता इसको ध्यान रखनी है कि आंकड़े ऐसे हों जिनकी पुनः जांच हो सके, कि इसमें अनुसंधान में ऐसे आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है जिनकी पुनः जांच की जा सके। साथियों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, पुनः जांच की जा सके यानी कि पुनः सत्यापन किया जा सके। यानी कि एक शोधार्थी ने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं वो आंकड़े ऐसे होने चाहिए कि दूसरा कोई शोध करने वाला शोधार्थी आए तो उसकी पुनः जांच कर सके, तो कहीं ना कहीं वो सही है, गलत है, और उनमें कितना परिवर्तन हो गया है। आंकड़े यानी कि ये वो प्राथमिक आंकड़े इसे कहते हैं कि प्राथमिक आंकड़ों का संकलन होगा, इसमें द्वितीयक आंकड़ों का नहीं। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से संकलित होते हैं। तो यानी कि इसमें कैसे आंकड़े होने चाहिए? प्राथमिक आंकड़े होने चाहिए, अनुभव की आंकड़े भी बोल देते हैं।
तो परंपरागत आंकड़े नहीं, यानी कि रामायण गीता के आंकड़े नहीं जिनकी जांच ही ना हो सके, आंकड़े ऐसे हों जिनकी पुनः जांच हो सके, यानी कि मानव ज्ञानेंद्रियों द्वारा आंकड़े संकलित आंकड़े होने चाहिए। तो इन्हें प्राथमिक आंकड़े भी साथियों कह देते हैं। तो आपको समझ आ गया कि रिसर्च में प्राथमिक आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं कि द्वितीयक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े, अनुभविक के आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं, परंपरागत आंकड़े, अनुभव के आंकड़े, इनको एम्पेरिकल जो या व्यवहारवादी आंकड़े भी कह देते हैं, बिहेवियरिकल या एम्पेरिकल आंकड़े भी कह देते हैं। तो इसमें डेटा, और फिर मैंने डेटा का नाम भी कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग आंकड़े, प्रदत्त और ये सब एक ही है। तो इसमें आपको परेशानी होना चाहिए कि प्रदत्त क्या है, आंकड़े क्या हैं, ये एक ही शब्दावली है। डेटा की जो है हिंदी कई बार प्रदत्त बना देते हैं, कई बार आंकड़े बना देते हैं, कई बार तथ्य बना देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है साथियों। अब तीसरी विशेषता क्या है कि इसमें वेदता पर बल दिया जाता है, इसमें वेदता पर बल दिया जाता है। वेदता का मतलब क्या है कि अनुसंधान की जो प्रक्रिया, जो उपकरण है वो कैसी होनी चाहिए, उपकरण कहीं ना कहीं वो उनमें वेदता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वेदता। तो ये भी ध्यान रखना है, यानी कि वेदता का मतलब क्या है, अनुसंधान प्रक्रियाएं और उपकरण वेद होने चाहिए, ऐसे उपकरण होने चाहिए जिन्हें सर्वमान्य माने, सभी लोग जिन्हें उचित मानते हैं, सही मानते हैं, उन्हीं का यश मानते हैं, सही मानते हैं। ऐसी प्रक्रियाएं अपनाएं, ऐसे उपकरण बनाएं कि जो बेसिकली सही हों, जो बेसिकली लोगों की निगाह में वैज्ञानिक हों। तो यानी कि इसमें कहीं ना कहीं जनमत का भाव हो, सभी लोग सही माने वो। फिर इसमें आंतरिक वेदता और बाह्य वेदता दोनों, यानी कि आंतरिक वेदता का मतलब है कि इसके जो शोधार्थी जो नियम बना रहा है वो भी, और बाह्य वेदता जहां से आंकड़े संकलित किए हैं वो भी। तो दोनों प्रकार की वेदता की बात की जाती है। तो ये भी साथियों ध्यान रखना है कि इसमें प्रक्रियाएं और उपकरण कैसे होने चाहिए, सर्वमान्य होने चाहिए, वैज्ञानिक होने चाहिए, और उसमें जो शोधार्थी है उसके नियम भी कैसे होने चाहिए, वेद होने चाहिए। और जो आंकड़े कलेक्ट करे उस वातावरण में, विषय के बारे में जाकर जो फील्ड वर्क करे, क्षेत्र वर्क करे, उसके अंदर भी वेदता होनी चाहिए, वो भी सर्वमान्य आंकड़े होने चाहिए, वैज्ञानिक होने चाहिए। तो इसमें वेदता पर ज्यादा ध्यान देते हैं। फिर चौथी विशेषता इसकी साथियों सुनना है, चौथी विशेषता है शुद्धता या कार्यकुशलता। तो इसकी विशेषता, अनुसंधान की चौथी विशेषता है, अनुसंधान में शुद्धता व कार्यकुशलता होनी चाहिए। अनुसंधान में शुद्धता या कार्यकुशलता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अर्थात अनुसंधान की प्रक्रिया और उपकरण अंतर संबंधित होने चाहिए। अंतर संबंधित होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, उनमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए प्रक्रिया में और कहीं ना कहीं उपकरण में। जो उपकरण आप यूज कर रहे हैं डेटा कलेक्शन के लिए, जो भी आप उपकरण यूज किए हैं, और दोनों में कहीं ना कहीं अंतर संबंध, इंटर रिलेशन होना चाहिए। तो ये बेसिकली भी विशेषता इसकी ध्यान में रखनी है। इसके बाद आपको पांचवी बात ध्यान रखना है, कार्यकरण संबंध प्रचलित होना चाहिए। क्या संबंध होना चाहिए? कार्यकरण। तो कार्य और करण संबंध दोनों कि निश्चित उसका कोई ना कोई भाई रिलेशन भी होना चाहिए, कार्यकरण संबंध स्थापित होना चाहिए। तो ऐसा नहीं आपने कोई भी काम किया और उसमें कहीं ना कहीं रिजल्ट ही नहीं निकल रहा, क्योंकि एक जो स्टेप रहता है दूसरे स्टेप पर डिपेंड रहता है, पहला स्टेप दूसरे स्टेप पर। तो जो भी है तो उनमें सब में कार्यकरण संबंध आपको दिखना चाहिए। छठी विशेषता भी साथियों देखते हैं कि वास्तव में कहते हैं कि इसमें अनुसंधान चक्रीय होता है। क्या कहते हैं? अनुसंधान क्या होता है? चक्रीय। अनुसंधान चक्रीय होता है। अब साथियों एक एक विशेषता ध्यान रखनी है, सर्किल वाइज होता है अनुसंधान, चक्रीय होता है, क्योंकि किसी समस्या के समाधान से शुरू होता है, लेकिन कोई नवीन समस्या आए तो फिर उसका भी समाधान किया जाता है। तो समस्या का समाधान की ओर बढ़ा जाता है, और बीच में कोई समस्या आ गई तो उसका भी समाधान किया जाता है। तो एक प्रोसेस में चलता है चक्रीय में, मेन है समस्या का समाधान, और उसके लिए फिर कोई समस्या आए तो फिर उसका समाधान। इस तरीके से अनुसंधान चक्रीय रूप में चलता रहता है। ये भी विशेषता आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब इसके बाद हम अगली विशेषता इसमें देखते हैं कि बेसिकली अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वैज्ञानिक होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं सुनियोजित होनी चाहिए। अनुसंधान
की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित व सुनियोजित होनी चाहिए। साथियों ये भी ध्यान रखना, ये मैंने आपको परिभाषा में बताया तो वो भी, और इसमें दोनों प्रकार के आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए। अगली विशेषता ये भी ध्यान रखना चाहिए, गुणात्मक आंकड़े भी और परिणात्मक आंकड़े भी, जिनका वास्तव में दोनों प्रकार के क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों प्रकार के आंकड़े इसमें संकलित किए जाते हैं। परिणात्मक आंकड़े दोनों का संकलन होना चाहिए। तो भाई ये नहीं हमें क्वालिटी वाइज ही आंकड़े होने चाहिए जो परिवर्तन लाएं, ये और साथ में परिणात्मक भी होने चाहिए, यानी कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी डेटा दोनों का संकलन करना चाहिए। तो ये भी बेसिकली ध्यान, यानी कि मूल आंकड़े और सहायक आंकड़े दोनों का संकलन करने पर ध्यान देना चाहिए। आगे देखते हैं साथियों, इसमें आलेख और शोध प्रबंधन भी तैयार करना पड़ता है। आलेख और शोध प्रबंधन भी तैयार करना, ये क्या होते हैं ये भी हम बताएंगे आपको डिटेल में, फिलहाल आप याद ही कर लीजिए। इसमें आलेख भी लिखना पड़ता है, लेख लिखना पड़ता है, राइटिंग वाला, और साथ में शोध प्रबंधन जो प्रारूप है ड्राफ्टिंग भी करनी पड़ती है, कि वो भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अभी शोध प्रबंधन प्रारूप तैयार करना पड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर साथियों ध्यान रखना है कि इसमें सामान्य नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। क्या किया जाता है? सामान्य नियमों का। अनुसंधान में निष्कर्ष से कुछ ना कुछ नियम निष्कर्ष निकलते हैं, तो वही निष्कर्ष में क्या होता है? सामान्य नियम और सामान्य सिद्धांत। अनुसंधान में सामान्य नियमों व सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर साथियों एक और ध्यान रखना है, एक विशेषता में लास्ट और बता देता हूं अंतिम, कि ये एक तार्किक प्रक्रिया है, अनुसंधान तर्क वाली रैशनल प्रोसेस है, तो ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो एक विशेषता और, तो बेसिकली अनुसंधान क्या है? एक तार्किक प्रक्रिया है। तो अनुसंधान की मैंने आपको विशेषताएं बताई, ये सारी विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपसे यही पूछ सकता है निम्न में से कौन सी विशेषता है या कौन सी नहीं है। तो आपको ये सारी विशेषताएं ध्यान रहनी चाहिए, नहीं तो अन्यथा काम नहीं चलेगा। इसमें सांस्कृतिक सापेक्षवाद के नियम का पालन किया जाता है, सत्यापन यानी कि आंकड़ों की पुनः जांच संभव हो, वेदता पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि प्रक्रिया और अनुसंधान क्या हो, वेद हो उपकरण में, तो बेसिकली आंतरिक और बाह्य वेदता दोनों प्रकार की है, शुद्धता और कार्यकुशलता, प्रक्रिया और उपकरण में क्या अंतर संबंधित होना चाहिए, कार्यकरण संबंध होना चाहिए, फिर ये चक्रीय प्रक्रिया है, फिर ये वैज्ञानिक भी है, व्यवस्थित सुनियोजित प्रक्रिया है, इसमें गुणात्मक और परिणात्मक दोनों प्रकार के आंकड़ों का संकलन होता है, इसमें आलेख व शोध प्रबंधन भी तैयार किया जाता है, इसमें अनुसंधान में सामान्य नियमों का, सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, अनुसंधान एक तार्किक प्रक्रिया है। तो छोटी छोटी विशेषताएं हैं, तो ये विशेषताओं से सरल क्वेश्चन कोई आ नहीं सकता, और इसकी जो मैंने परिभाषाएं बताई दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ये विशेषताएं ध्यान रखेंगे। अब साथियों हम चलते हैं कि अनुसंधान के बेसिकली जो हैं कि स्टेप क्या हैं, तो अनुसंधान के सोपान क्या क्या हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं अनुसंधान के सोपान। देखो साथियों, वैसे तो अनुसंधान के सिंपली 8 सोपान माने जाते हैं। कितने सोपान माने जाते हैं? 8 सोपान। तो आप ये याद ही कर लीजिए पहले लिखकर कि अनुसंधान में कितने सोपान होते हैं। जनरली 8 सोपान होते हैं, तो ये आपको क्लियर ही होना चाहिए। लेकिन जो क्रोसवेल थे उनकी परिभाषा में 3 ही सोपान दिखाई देते हैं, जो मैं पहले सबसे पहले क्रोसवेल की चर्चा कर देता हूँ, फिर हम 8 सोपानों पर आएंगे। क्रोसवेल जो विद्वान थे, अपनी परिभाषा में अनुसंधान के 3 सोपानों की चर्चा करते हैं।
अब ये ध्यान रखना, क्रोसवेल की परिभाषा में कितने सोपान मिलते हैं अनुसंधान के, तो 3 सोपान की चर्चा करते हैं। अब वो कौन कौन से 3 अनुसंधान के सोपान है? पहला है कि समस्या को चिन्हित करना, तो मैं पेन बदल लेता हूं ताकि आपको स्पष्टता के साथ दिखाई दे। पहला है समस्या को चिन्हित करना। दूसरा क्या है कि भाई समस्या के समाधान के लिए आंकड़ों का एकत्रितकरण करना। तीसरा क्या है? समस्या का समाधान ढूंढना, प्रश्न का उत्तर ढूंढना, यानी कि समस्या का समाधान ढूंढना। अब इसमें बोलते भी हैं फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। तो ये 3 उन्होंने उनकी परिभाषा में क्रोसवेल की में 3 सोपान देखने को मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन साथियों सामान्यतः मैंने बताया अनुसंधान के 8 सोपान हैं, तो आपको तो बेसिकली ध्यान रखना है कि 8 सोपान कौन कौन से हैं। तो अब हम चलते हैं कि क्या क्या सोपान है, पहला सोपान क्या है, दूसरा सोपान क्या है, वो देखते हैं। सबसे पहले चलिए अनुसंधान के 8 सोपान धीरे धीरे याद कीजिएगा साथियों। देखो लिख लिख के याद करेंगे तो आपको और अच्छे से याद होंगे, नहीं तो परेशानी तो आपको तब होगी जब आप इसमें बिल्कुल निरस्ता ला देंगे। तो साथियों निरस्ता नहीं लानी है, तो अनुसंधान आपको करना है। अभी आप नेट करेंगे, जेआरएफ करेंगे, तो फिर जेआरएफ होते ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप मिलेगी तो आपको तभी मिलेगी जब आप अनुसंधान खोजेंगे। आप चाहते नहीं आपको स्कॉलरशिप मिले, या तो आप सिर्फ क्या है कार्रवाई करना चाहते। थोड़ा सा पढ़ना है, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बेसिक तो जब जेआरएफ चाहिए तो मेहनत भी करनी होगी, तो ये ध्यान रखना है। तो 8 सोपान है। पहले सोपान की प्रथम सोपान पर चर्चा करते हैं। प्रथम सोपान में आपको ध्यान रखना है क्या क्या, इसमें अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण किया जाता है। समस्या का सूत्रीकरण किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, समस्या चिन्हित की जाती है। इसमें उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, समस्या को चिन्हित किया जाता है, भाई उद्देश्य क्या है अनुसंधान के, उसको क्या समस्या जिसका हम समाधान खोज रहे हैं उसको भी निश्चित कर लिए जाते हैं, चिन्हित किया जाता है। फिर साथियों इसमें उपकल्पना का सूत्रीकरण किया जाता है। उपकल्पना क्या है? उपकल्पना का सूत्रीकरण का मतलब क्या? उपकल्पना होती क्या है? उपकल्पना का सीधा सा मतलब है कि किसी समस्या के बारे में अनुमान को उपकल्पना कहते हैं। भाई जो तथ्य हमें पता नहीं है उनके बारे में अनुमान लगाना। क्या लगाना? अनुमान। तो उपकल्पना क्या है? उपकल्पना है बेसिकली अप्रत्यक्ष तथ्यों के बारे में शिक्षित अनुमान। अप्रत्यक्ष तथ्यों के बारे में शिक्षित अनुमान। ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा क्या है? दूसरा स्टेप वो भी ध्यान से सुनना है साथियों। अनुसंधान का प्रारूप 2 क्या है? स्टेप क्या है? सोपान 2। तो सोपान 2 भी आपको ध्यान में रखना है।
सोपान 2 क्या है। पहला वाले में क्या होता है, मैंने बताया कि अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण किया जाता है, उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, समस्या को चिन्हित किया जाता है, उपकल्पना का सूत्रीकरण किया जाता है। उपकल्पना क्या होती है कि जो तथ्य हमें अप्रत्यक्ष तथ्य हैं वो क्या होंगे, उनके बारे में अनुमान लगाया जाता है। अब दूसरा, अब आपसे पूछेगा उपकल्पना का सूत्रीकरण कब होता है, तो सोपान फर्स्ट में होता है। उद्देश्यों का निर्धारण कब होता है, तो सोपान फर्स्ट में होता है। समस्या को चिन्हित कब किया जाता है, तो सोपान फर्स्ट में होता है। तो ये क्वेश्चन आपको साथियों आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को ढंग से कर पाएंगे। तो पूछ लेगा कि अनुसंधान के सोपान फर्स्ट में क्या सम्मिलित नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सोपान सेकंड में क्या है, इसमें अनुसंधान का प्रारूप तैयार किया जाता है। अनुसंधान का प्रारूप तैयार किया जाता है, का प्रारूप तैयार किया जाता है। अनुसंधान का प्रारूप तैयार किया जाता है। प्रारूप तथ्यों को एकत्र करने, उनके स्रोतों के बारे में मार्गदर्शन करना। इसका उद्देश्य क्या रहता है कि तथ्यों के एकत्रण कैसे होगा, उनके तरीके क्या हैं, उनके स्रोत क्या हैं। यानी कि तथ्यों को मैंने कहा ना प्रदत्त भी बोल देते हैं, तथ्यों, आंकड़ों, प्रदत्तों का एकत्रीकरण। में शोधार्थी का क्या किया जाता है, मार्गदर्शन। तो ये साथियों ध्यान रखना है कि अनुसंधान का जो प्रारूप में क्या किया जाता है, शोधार्थी का किस तरीके से तथ्य एकत्रितकरण किए जाएंगे, उनका क्या क्या मार्ग रहेगा। तो ये पूरा प्रारूप सोपान 2 फर्स्ट सोपान सेकंड में सम्मिलित है। तो आपको समझ आ गया सोपान सेकंड में क्या किया जाता है, प्रारूप, इसकी ड्राफ्टिंग की जाती है। भाई आंकड़ों को कैसे एकत्रितकरण करेंगे, कौन कौन से तथ्य यूज करेंगे, कौन कौन से साथ में काम करेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब इसके अंदर तथ्यों के एकत्रीकरण के लिए कि 2 प्रकार के अध्ययन किए जाते हैं, कि बेसिकली क्या, वो भी आपको सोपान सेकंड में ध्यान रखने हैं। एक तो है प्रयोगात्मक अध्ययन। वास्तव में तथ्यों के एकत्रीकरण के लिए 2 प्रकार के अध्ययन किए जाते हैं, प्रयोगात्मक अध्ययन और गैर प्रयोगात्मक अध्ययन। प्रयोगात्मक अध्ययन में क्या किया जाता है कि इसमें नवीन विधि का प्रयोग किया जाता है और इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। गैर प्रयोगात्मक में क्या किया जाता है कि ये निश्चित अनुसंधान रहता है। प्रयोगात्मक में क्या है, नवीन विधि का प्रयोग करेंगे, नई विधि का, और इसमें हम स्वयं परिवर्तन भी कर सकते हैं, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन जो गैर प्रयोगात्मक है इसमें परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं। ये तो जो निश्चित विधि है उसमें पहले से ही निश्चित उद्देश्य रहते हैं। गैर प्रयोगात्मक में इसमें आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जो विधि यूज कर ली है बस, फिर उसमें जो भी आंकड़े आएंगे उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। अब गैर प्रयोगात्मक अध्ययन की कौन कौन सी विधियां हैं, जैसे क्रियात्मक अनुसंधान। कौन सा है, क्रियात्मक। फिर है प्लेसिबो नियंत्रित अध्ययन। जैसे सिंपल हम दवा के प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो उसे प्लेसिबो कहते हैं। मैं बता देते हैं थोड़ा लिख कर भी, इसमें कौन कौन से आते हैं गैर प्रयोगात्मक में। इसमें बेसिकली पहला आएगा क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक में क्या होता है, इसमें क्रियान्वयन होता है, किसी समस्या का निश्चित समय के अंदर क्रियान्वयन, ये तो क्रियात्मक अनुसंधान है। दूसरा जो है वो आपको ध्यान रखना है, प्लेसिबो 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 नियंत्रित अध्ययन। इसमें क्या है कि बेसिकली जैसे किसी दवा के प्रभाव का अध्ययन करना है तो इसमें रोगी को बताया नहीं जाता दवा के प्रभाव के बारे में, दवा के प्रभाव का अध्ययन, लेकिन रोगी को जानकारी नहीं, रोगी को जानकारी नहीं, रोगी को जानकारी नहीं होती, जानकारी नहीं दी जाती। तीसरे प्रकार का जो है अध्ययन है ओपन लेवल अनुसंधान। ओपन लेवल में क्या होता है, इसमें रोगी को बताया भी जाता है भाई हम आप पर दवा टेस्ट कर रहे हैं। ओपन लेवल अनुसंधान में इसमें रोगी को कहीं ना कहीं जानकारी भी दी जाती है कि बेसिकली इसमें रोगी को दवा के बारे में जानकारी होती है।
इस प्रकार से आपसे पूछे कोई क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, तो इसमें निश्चित समय अवधि के अंदर किसी समस्या का समाधान। प्लेसिबो नियंत्रित अध्ययन क्या है, इसमें जैसे कि किसी के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, दवा के प्रभाव का, लेकिन उसमें उसको नहीं बताया जाता। मान लीजिए हम किसी फील्ड वर्क कर रहे हैं किसी क्षेत्र में, तो फील्ड वर्क वाले को उद्देश्य के बारे में नहीं बताते, हम केवल उससे डेटा कलेक्ट करने पर ध्यान देते हैं या उसका क्या प्रभाव उस पर पड़ा है उस जानने की कोशिश करते हैं। जबकि ओपन लेवल में हम बता भी देते हैं कि हमारा उद्देश्य ये है, हम इसलिए अध्ययन करने आए हैं, तो इसमें जैसे रोगी को दवा के बारे में बता दिया जाता है। तो ये साथियों आपको समझ आया होगा कि गैर प्रयोगात्मक अध्ययन क्या है और प्रयोगात्मक अध्ययन क्या है। तो मैंने आपको दोनों ये बताया। अब इसके बाद हम सोपान 3 पर चलते हैं साथियों। सोपान जो 3 है उस पर भी थोड़ा गहन से चर्चा करेंगे। सोपान 3 पर, सोपान 3 में क्या होता है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है साथियों। सोपान 3 में आंकड़ों का संग्रहण व उपकरण विकसित करना होता है। सोपान 3 का क्या काम है? आंकड़े संग्रहण करना, तो आंकड़े संग्रहण उपकरण विकसित करना। भाई जो आंकड़े संग्रहण करने के लिए कौन कौन से उपकरण हैं उनको विकसित करना इसका मेन रहता है। तो भाई आंकड़े के क्या क्या प्रकार होंगे ये भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वस्तुनिष्ठ होंगे कि विषयनिष्ठ होंगे, गुणात्मक होंगे कि परिणात्मक होंगे, आंकड़े संकलन की विधियां क्या होंगी ये। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा? आंकड़ों के प्रकार, भाई वस्तुनिष्ठ हैं, ऑब्जेक्टिव आंकड़े हैं कि विषयनिष्ठ हैं, गुणात्मक हैं या मात्रात्मक हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। भाई जो प्रदत्त आंकड़े तथ्य कैसे होंगे, वस्तुनिष्ठ हैं या विषयनिष्ठ हैं या गुणात्मक हैं या वो मात्रात्मक हैं, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कैसे कैसे आंकड़े हमें कलेक्ट करने हैं। उसके बाद आंकड़े संकलन की विधियां क्या होंगी ये भी ध्यान रखेंगे। आंकड़े संकलन की विधियां, आंकड़े संकलन की विधियों में दो बेसिकली विधियों का प्रयोग किया जाता है। ए और बी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहली है अवलोकन, दूसरी है सर्वेक्षण। अवलोकन में क्या होता है और सर्वेक्षण में क्या होता है, धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। ऑब्जर्वेशन, इसको अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन भी कह देते हैं। अवलोकन में क्या होता है? अवलोकन में इसमें साक्षात्कार नहीं किया जाता, शोधकर्ता स्वयं के अवलोकन के माध्यम से जानकारी एकत्रित करता है। इसमें शोधकर्ता स्वयं के अवलोकन के माध्यम से स्वयं जाता है, देखता है, उसके माध्यम से जानकारी एकत्रित करता है। जबकि जो सर्वेक्षण होता है इसमें शोधकर्ता विशेष स्थान पर जाकर कुछ अवस्थाओं और परिस्थितियों से संबंधित जाकर सूचनाओं का संकलन करता है। सर्वेक्षण में क्या होता है कि शोधकर्ता किसी विशेष स्थान पर जाता है और कुछ अवस्थाओं में या परिस्थितियों के अनुरूप बेसिकली सही सूचनाओं का क्या करता है? अध्ययन। तो इसमें सर्वेक्षण में कहीं ना कहीं जो होता है, सर्वेक्षण में क्या किया जाता है सर्वे में, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो मैं अगले पेज पर आपको बताने की कोशिश करता हूं कि सर्वेक्षण में क्या होता है। इसमें शोधकर्ता क्या है? विशेष स्थान पर जाकर निश्चित परिस्थितियों में या अवस्थाओं में आंकड़ों का संकलन करता है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब चौथा स्टेज क्या है, मैं चौथे स्टेज पर भी आता हूँ साथियों। चौथे स्टेप पर भी ध्यान रखना है। इसमें न्यायदर्श व प्रतिदर्श चयन है, यानी कि सिलेक्टिंग सैंपल। भाई जो आंकड़े हम संकलन करेंगे तो अब सारी जगह तो आंकड़े संभव नहीं कि सबके ही आंकड़े इकट्ठे कर ले, क्योंकि शोध एक
करना किसी व्यापक विषय पर होता है, तो इसमें हमें कुछ डेटा कलेक्ट ही करना पड़ता है। जैसे चुनाव सर्वेक्षण भी करते हैं तो सैंपल ही लेते हैं साथियों। उसी प्रकार से हम कोई शोध भी करते हैं तो शोध का विषय तो व्यापक हो सकता है कि पूरा भारत भी हो सकता है, विश्व भी हो सकता है, विश्व के अनेक देश भी हो सकते हैं। तो हमें जाके सैंपलिंग ही उनकी लेनी पड़ती है। तो उसे क्या कहते हैं, न्यायदर्श या प्रतिदर्श चयन। तो सोपान 4 में आता है इसमें न्यायदर्श या प्रतिदर्श चयन। या अंग्रेजी में कहते हैं सिलेक्टिंग सैंपल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सिलेक्टिंग सैंपल में क्या है, इसके अंदर क्या कहते हैं इसको, इस सैंपल को, न्यायदर्श को, इसे कहते हैं छोटा समूह, अध्ययन का छोटा समूह, अध्ययन का छोटा समूह। क्योंकि इसमें पूरा बड़ा समूह तो नहीं लेते, उसका किसी भाग को जो वास्तव में समानता के आधार पर बना हो, जो कहीं ना कहीं पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता हो, ऐसे छोटा समूह लेते हैं। अध्ययन का छोटा समूह, प्रतिनिधित्वकारी समूह, प्रतिनिधित्वकारी समूह यानी कि जिसके माध्यम से पूरे समूह के बारे में जानकारी मिल जाए, तो उसको बेसिकली हम न्यायदर्श या प्रतिदर्श कहते हैं। अब ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो संभाव्यतः न्यायदर्श प्रोबेबल, एक नॉन प्रोबेबल। अब इसमें दो प्रकार का है, पहला है संभाव्य न्यायदर्श। इसमें क्या है कि हम पर्टिकुलर किसी का विवेक से चयन नहीं करते इकाई का, इसमें संयोग के आधार पर इकाइयों का चयन होता है कि इकाइयों का चयन, अध्ययन की इकाइयों का चयन कैसे होता है, संयोग के आधार पर। असंभाव्य, असंभाव्य में क्या होता है, इसमें शोधकर्ता विवेक से चयन करता है, शोधकर्ता अध्ययन की इकाई का चयन विवेक से करता है। कैसे करता है, स्वयं के विवेक से करता है। तो यहाँ तो शोधकर्ता स्वयं का विवेक यूज करता है, लेकिन यहाँ संयोगवश करता है, तो सबको छोड़ देता है, जो भी इसमें बैठना है वो बैठ जाएगा। तो संयोग के आधार पर भी बेटर रहता है और विवेक से भी बेटर रहता है। देखा जाए तो विवेक से कुछ ज्यादा अच्छा हो जाता है बजाय संयोग के। लेकिन जहाँ ये रहता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की संभावना हो, वहां पर हम ज्यादा अच्छा कौन सा मानते हैं, संभाव्य वाला। और जहां लगता है कि पूर्वाग्रह नहीं होगा, वहां असंभाव्य न्यायदर्श ज्यादा बेटर है। तो ये निर्भर करता है कि शोधकर्ता पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है या नहीं हो सकता, ये परिस्थितियों का रूप है। अब साथियों हम चलते हैं 5वां सोपान पर, सोपान 5 पर। सोपान 5 क्या कहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सोपान 5 में अनुसंधान प्रस्ताव लेखन का कार्य होता है। अनुसंधान प्रस्ताव लेखन का कार्य होता है। कि इसके बारे में कहीं ना कहीं अनुसंधान शोधकर्ता द्वारा लिखा गया दस्तावेज होता है, जिसमें प्रस्तावित का कार्यक्रम क्या है उसका विस्तृत विवरण होता है। भाई अनुसंधान के कार्यक्रम का इसमें विस्तृत विवरण होता है। इसमें क्या होता है, इसमें अनुसंधान के कार्यक्रम का विस्तृत विवरण होता है। तो आपसे पूछेगा कि भाई अनुसंधान प्रस्ताव लेखन कौन से स्टेप से संबंधित है, तो 5वें से इसमें क्या होता है, अनुसंधान का जो कार्यक्रम है भाई क्या क्या कब कब करना है, तो पूरा विवरण इसके अंदर रहता है 5वें वाले भाग में, अनुसंधान प्रस्ताव लेखन में। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये एक रूपरेखा की तरह होता है। तो प्रमाणीकरण के लिए बनाया जाता है, तो अनुसंधान के प्रमाणीकरण के लिए बनता है। तो अनुसंधान का प्रमाणीकरण से संबंधित स्टेप कौन सा है, 5वां है।
तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब साथियों चलते हैं सोपान 6 पर। तो सोपान 6 क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है कि सोपान 6 में आंकड़ों का, प्रदत्तों का एकत्रीकरण किया जाता है। सोपान 6 सोपान 6 किससे संबंधित है? तो ये ध्यान में रखना है आपको, आंकड़ों का एकत्रीकरण से। तो आपसे पूछेगा आंकड़ों का एकत्रीकरण से संबंधित सोपान है तो कौन सा है? छठा वाला सोपान है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची आदि विधियों से आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है। भाई प्रश्नावली का यूज कर लेंगे, अवलोकन का यूज कर लेंगे, प्रतिदर्श का यूज कर लेंगे, अनुसूची का यूज कर लेंगे, साक्षात्कार विधि का यूज कर लेंगे। तो बहुत सारी विधियां हैं, इनका यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी विधियों का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? आंकड़ों का एकत्रीकरण कर सकते हैं। अवलोकन भी है, सर्वेक्षण भी है। तो इन विधियों का प्रयोग करके हम कहीं ना कहीं आंकड़ों का एकत्रीकरण करेंगे, या डायरेक्ट अध्ययन करके कहीं ना कहीं ये जितने भी आंकड़े हैं प्राथमिक आंकड़ों का ही किया जाता है। ये बात मैंने विशेषताओं में बता दी कि अनुसंधान में हमेशा प्राइमरी डेटा यानी कि मानव ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आंकड़े संकलित किए जाते हैं। इसमें ऐतिहासिक आंकड़ों का यूज नहीं किया जाता है। तो ऐतिहासिक आंकड़ों के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी भी नहीं माना जाता है। अनुसंधान का मतलब ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आंकड़ों का आकलन रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब सोपान 7 क्या है इस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो सोपान 7, तो ये भी देखते हैं सोपान 7 में कि इसमें क्या है। सोपान 7 में इसमें आंकड़ों का प्रसंस्करण, शुद्धिकरण और विश्लेषण, आंकड़ों का और विश्लेषण। अब इसका मतलब क्या है ये भी मैं बता देता हूं कि इसमें कोई त्रुटि रह गई है। प्रसंस्करण का मतलब क्या है कि आंकड़ों का वर्गीकरण करना, ठीक है ना, कहीं कोई त्रुटि है तो इसको दूर करना। तो इसमें क्या किया जाता है वो आपको ध्यान रखना है। सोपान 7 में इसमें आंकड़ों का वर्गीकरण या परिमाणीकरण, सारणीकरण किया जाता है। वर्गीकरण और सारणीकरण किया जाता है ताकि आंकड़े मापन योग्य बन सकें। क्या बन सकें? मापन योग्य। साथ में इसमें गणितीय व सांख्यिकी विधियों का प्रयोग भी किया जाता है ताकि आंकड़ों में विश्वसनीयता आ सके। गणितीय व सांख्यिकी आंकड़ों का भी प्रयोग किया जाता है ताकि विश्वसनीयता आ सके। जैसे औसत का प्रयोग किया जाता है, सहसंबंध का प्रयोग किया जाता है, कोरिलेशन का प्रयोग किया जाता है। तो इनका प्रयोग करके आंकड़ों को कहीं ना कहीं विश्वसनीय बनाने का प्रयोग किया जाता है। तो आंकड़ों का शुद्धिकरण एक तरीके से करना और उस प्रकार से वर्गीकरण, सारणीकरण करना ताकि आंकड़ों का मापन, फिर विभिन्न गणितीय सूत्रों के आधार पर उसका विश्लेषण करना ताकि ये पूरे जान सके कि आंकड़े हमारे एकदम परफेक्ट हैं, उससे निष्कर्ष भी जो निकलेगा एकदम परफेक्ट निकला है। तो ये आपके सोपान 7 से संबंधित है। अब साथियों हम आते हैं सोपान 8 पर। तो सोपान 8 क्या है उस पर भी चलते हैं। तो आइए सोपान 8 पर देखते हैं। सोपान 8 लास्ट सोपान है अनुसंधान का, तो वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसमें अनुसंधान रिपोर्ट लेखन होता है। अनुसंधान रिपोर्ट लेखन, तो अनुसंधान रिपोर्ट लेखन से संबंधित कौन सा सोपान है? 8वां। अनुसंधान रिपोर्ट लेखन। अब इसमें क्या क्या है, इसके 3 भाग हैं अनुसंधान रिपोर्ट लेखन के। कितने भाग हैं? 3। तो इसके 3 भाग हैं, तीनों भागों पर हम चर्चा करेंगे साथियों। तो अनुसंधान रिपोर्ट लेखन के 3 भाग माने जाते हैं। तो मैं पेन बदलकर चर्चा करता हूं ताकि आपको समस्या ना आए। पहला ए, प्रारंभिक भाग। दूसरा है बी, मुख्य भाग। तीसरा है सी, जो है पूरक सामग्री। ये 3 भाग हैं। अब पूरक सामग्री को मैं सबसे पहले निपटा देता हूं ताकि इजी भी है, आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। इसमें ग्रंथ सूची और परिशिष्ट रहते हैं। क्या रहते हैं?
ग्रंथ सूची, भाई किन किन हमने ग्रंथों का सहारा लिया, कौन सी पुस्तकें पढ़ी, कौन कौन से परिशिष्ट हैं, जो अपेंडिक्स हैं जिनका हमने प्रयोग किया, उनके बारे में जानकारी रहती है। पूरक सामग्री में तो ये सारे रहते हैं, जहाँ से हमने जो लिया और साथ में और गहन अध्ययन करना है तो आप इनसे देख सकते हैं। अब आते हैं प्रारंभिक भाग में क्या होता है। इसमें बेसिकली क्या है, 3 चीजें रहती हैं, शीर्षक, विषय सूची और सारांश। इसमें क्या रहता है, शीर्षक, विषय सूची और सारांश। तो आपको क्लियर हो गया होगा। सोपान 8 में अनुसंधान रिपोर्ट लेखन है, इसके 3 भाग हैं, प्रारंभिक भाग, मुख्य भाग और पूरक सामग्री। प्रारंभिक भाग में भी मैंने 3 चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, शीर्षक पर, विषय सूची पर और सारांश क्या है, मोटा मोटा इसका उपसंहार क्या है, तो वो ये 3 चीजें। फिर उसके बाद क्या है कि बेसिकली प्राकथन भी कह देते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब मुख्य भाग, मुख्य भाग में काफी चीजें आती हैं, इसमें परिचय, क्रियाविधि, परिणाम, विचार विमर्श, निष्कर्ष, सुझाव आदि का उल्लेख रहता है। इसमें काफी स्टेप रहते हैं। इसमें देखिए साथियों क्या क्या रहता है। पहला परिचय, एक परिचय रहता है। अब मैं स्मॉल ABC से लिख दूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो परिचय, क्रियाविधि, फिर इसके बाद जो है परिणाम, फिर इसमें विचार विमर्श, फिर इसमें जो रहता है निष्कर्ष और सुझाव। तो यानी कि इसमें 6 चीजें रहती हैं मुख्य भाग में, परिचय, क्रियाविधि, परिणाम, विचार विमर्श, निष्कर्ष और सुझाव। तो ये ध्यान रखना है साथियों कि अनुसंधान रिपोर्ट लेखन के 3 भाग हैं। फिर उसके अंदर क्या क्या विषय रहते हैं वो मैंने आपको बताया। इसके अंदर मुख्य भाग में 6 और पूरक सामग्री में ग्रंथ सूची और परिशिष्ट रहता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो सोपान 8 है अनुसंधान रिपोर्ट लेखन है, इसके 3 भाग हैं, प्रारंभिक भाग, मुख्य भाग, पूरक सामग्री। प्रारंभिक भाग में शीर्षक, विषय सूची और सारांश की चर्चा की जाती है। मुख्य भाग में परिचय, क्रियाविधि, परिणाम, विचार विमर्श, निष्कर्ष और सुझाव की चर्चा होती है। जबकि भाग जो सी पूरक सामग्री में, उसमें ग्रंथ सूची और परिशिष्ट रहता है। तो ये मैंने साथियों आपको बताया। अब मैं आपको जो मैंने अब तक पढ़ाया उसको PDF के माध्यम से समझाना चाहूंगा। तो साथियों, तो अब आपको ध्यान रखना है कि हमें PDF के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। तो जो हमने अब तक पढ़ा है उसको PDF के माध्यम से समझते हैं। साथियों, अब हम चलते हैं PPT के माध्यम से रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको अभी व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताया, अब हम इसके माध्यम से, पहले तो मैं ये भी डिस्कस कर देता हूं कि वास्तव में इस वीडियो में तो हम बेसिकली 3 ही बातों पर डिस्कशन कर रहे हैं, अनुसंधान का अर्थ, विशेषताएं और सोपान, जो मैंने 3 अभी व्हाइट बोर्ड के माध्यम से डिस्कशन किया। लेकिन इस पूरी यूनिट सेकंड के अंदर और भी बातें हैं, तो हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि उसमें अनुसंधान के प्रकार या अनुसंधान के विधियां, शोध प्रपत्र, शोध स्वरूप, शैलियां, शोध और नैतिकता, पेपर प्रस्तुति, कार्यशाला, सम्मेलन, संगोष्ठी, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध में ICT का उपयोग और साथ में संबंधित प्रश्न भी। तो साथियों, इसमें आपको इतना कुछ ज्ञान मिलेगा इस यूनिट में, लगभग 4-5 वीडियो बनेंगी टोटल मिलाकर। तो आपको लास्ट समय तक बार बार इन वीडियो को देखना है। मैं आपसे बस इतना वादा कर सकता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन आपके अधिकांशतः हो जाएंगे। मैं 100% तो नहीं कहता, लेकिन 90% प्लस पक्का हो जाएंगे। तो साथियों, आप थोड़ा सा इसमें कोशिश करना। तो चलते हैं PPT के माध्यम से आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अनुसंधान का अर्थ और परिभाषा। तो जैसा कि मैंने बताया कि अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों का, आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान खोजा जाता है। तो क्या किया जाता है इसके अंदर, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अनुसंधान क्या है, प्रक्रिया है जिसमें तथ्य, आंकड़ों, इसको पद्धतों भी के बोल देते हैं, पद्धत भी, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, के विश्लेषण के आधार पर किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान खोजा जाता है। फिर साथ में अनुसंधान में नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, नवीन आंकड़ों की। अनुसंधान एक व्यवस्थित और सुनियोजित प्रक्रिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोई पूछेगा कि भाई सुनियोजित प्रक्रिया है कि अनियोजित प्रक्रिया, सुनियोजित है, व्यवस्थित भी है, तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। अब साथियों, मैग्रे तथा वाटसन इसकी क्या परिभाषा देते हैं वो ध्यान रखना है। अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है और जिसके निष्कर्षों की उपयोगिता हो।
वास्तव में ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिससे जो निष्कर्ष निकले वो उपयोगी हों, ज्ञानवर्धक हों, प्रगति के लिए प्रोत्साहित करें, समाज तथा मनुष्य जिससे अपनी समस्याओं का विश्वसनीय हल खोज सकें, प्रतिभाशाली ढंग से हल कर सकें, तो उसको एक अनुसंधान प्रक्रिया बोलते हैं। तो अनुसंधान कैसी प्रक्रिया है? जिसमें ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिसके निष्कर्षों की क्या हो? उपयोगिता, जो ज्ञान वृद्धि में क्या हो? सहायक, प्रगति के लिए क्या हो? प्रोत्साहित वर्ग हो, समाज तथा मनुष्य अपनी समस्याओं का क्या कर सकें? उचित ढंग से हल कर सकें, प्रतिभाशाली ढंग से हल कर सकें। तो ये मैग्रे तथा वाटसन ने परिभाषा दी थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर जेडब्ल्यू क्रॉसवेल भी परिभाषा देते हैं, कहते हैं अनुसंधान किसी विषय के बारे में जानकारी को एकत्रित करने एवं उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। तो साथियों ये ध्यान रखना, पूछे आपसे तो आपको पता रहना चाहिए कि क्या कहते हैं अनुसंधान क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विषय के बारे में जानकारी को एकत्रित किया जाता है और साथ में उसका विश्लेषण किया जाता है। अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, अर्थ है अनुसंधान निश्चित सोपानों से युक्त एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्या समाधान के नवीन ज्ञान प्राप्त कर पुराने ज्ञान में आवश्यक संशोधन किया जाता है। तो अनुसंधान एक वैज्ञानिक पद्धति है। अनुसंधान के अंदर निश्चित सोपानों के अंतर्गत की एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें समस्या समाधान के रूप में नवीन ज्ञान की खोज की जाती है और पुराने ज्ञान में क्या किया जाता है? संशोधन। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथियों इसके बाद कि बेसिकली अनुसंधान की विशेषताएं क्या क्या हैं वो भी ध्यान रखनी है। अनुसंधान में सांस्कृतिक सापेक्षवाद के नियमों का पालन किया जाता है, यानी कि इसमें शोधकर्ता पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। इसे कुछ विद्वान वस्तुनिष्ठता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठता। ये ध्यान रखना है। फिर यानी कि इसमें ऐसे आंकड़ों का, पद्धतों का, डेटा का संकलन किया जाता है जिनकी पुनः जांच हो सके या जिनका सत्यापन हो सके। तो सत्यापन हो सके ऐसे आंकड़े संग्रहण किए जाते हैं, जांच हो सके। इसमें प्रक्रिया और अनुसंधान के उपकरणों की वैधता पर बल दिया जाता है कि भाई अनुसंधान और प्रक्रियाएं दोनों वैध होने चाहिए, यानी कि जिनको सब स्वीकार्य होनी चाहिए ऐसी। फिर इसमें आंतरिक और बाह्य वैधता दोनों अपनानी चाहिए। आंतरिक का मतलब है कि बेसिकली आप जो भी उपकरण यूटिलाइज कर रहे हैं वो वैध होने चाहिए, और बाह्य का मतलब है जिस फील्ड का अध्ययन कर रहे हैं वो भी वैधता पूर्वक होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए, तो युक्तियुक्त होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। इसमें शुद्धता, कार्यकुशलता का भी ध्यान दिया जाता है। शोध प्रक्रियाएं, शोध उपकरण, साधन एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। कार्यकरण संबंध को महत्व दिया जाता है। अनुसंधान चक्रीय होता है क्योंकि इसमें समस्या के समाधान के साथ ये शुरू होता है। अगर नवीन समस्या है तो उसका भी समाधान किया जाता है। अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित, सुनियोजित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला साथियों देखते हैं 8वें, शोध कार्य में गुणात्मक परिणात्मक आंकड़ों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो आंकड़े गुणात्मक भी परिणात्मक भी दोनों प्रकार के यूटिलाइज किए जाते हैं और फिर उसी के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। शोध कार्य का उल्लेख सावधानी पूर्वक तैयार करना चाहिए। तो शोध कार्य का जो उल्लेख है, आलेख है, वो सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है। आलेख सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है और तथा शोध प्रबंधन तैयार किया जाता है। शोध प्रबंधन भी तैयार किया जाता है। तो आलेख पर और इन पर भी हम स्पेशल चर्चा करेंगे, शोध प्रबंधन पर भी, तो इसमें तनाव लेने की जरूरत नहीं। फिर इसमें सामान्य नियमों और सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। फिर ये एक तार्किक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तार्किक। और इसमें कैसे निष्कर्ष नियम निकाले जाते हैं, सिद्धांत प्रतिपादन कैसे किए जाते हैं? सामान्य, जो जर्नल निष्कर्ष निकाले जाते हैं जिनका यूटिलाइज दूसरा विद्वान भी कर सकता है। तो अब साथियों विशेषताओं के बाद हम अनुसंधान के सोपान पर चलते हैं। तो सोपान को भी थोड़ा ध्यान से रखना है। तो अनुसंधान के सोपान में क्रॉसवेल की परिभाषा के अनुसार तो देखा जाए तो इसमें 3 ही सोपान दिखाई देते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि अनुसंधान के सामान्यतः 8 सोपान हैं। कितने हैं? 8। लेकिन क्रॉसवेल की परिभाषा में 3 चरण दिखाई देते हैं। समस्या को चिन्हित करना, समस्या के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, फिर प्रश्न का उत्तर ढूंढना यानी कि समस्या का हल ढूंढना। तो फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तीसरा, पहला क्या है? समस्या को चिन्हित करना, फिर समस्या को समाधान के लिए आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, तीसरा समस्या का समाधान ढूंढना। तो ये 3 क्रॉसवेल की परिभाषा में तो 3 तत्व दिखाई देते हैं, 3 चरण दिखाई देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अनुसंधान के सोपान कितने? 8 सोपानों की हम चर्चा करते हैं। पहला देखते हैं सोपान फर्स्ट। इसमें अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण किया जाता है, यानी कि उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और समस्या को चिन्हित किया जाता है। उपकल्पना का भी सूत्रीकरण किया जाता है। उपकल्पना क्या होती है? कि कोई अप्रत्यक्ष तथ्यों के बारे में शिक्षित जो अनुमान को क्या कहते हैं? उपकल्पना।
जैसे मान लीजिए कोई तथ्य है, हमें स्पष्ट नहीं है, अप्रत्यक्ष है, तो उसके बारे में अनुमान लगाना, तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, उपकल्पना। फिर दूसरा चरण जो सोपान सेकंड है, फर्स्ट में तो क्या होता है, उद्देश्यों का निर्धारण, समस्या चिन्हित करना और उपकल्पना का सूत्रीकरण करना। सेकंड में क्या है, अनुसंधान का प्रारूप तैयार करना। प्रारूप में क्या किया जाता है कि इसमें तथ्य के एकत्रित करने के तरीके क्या हैं, उनके स्रोत क्या होंगे, उनके बारे में मार्गदर्शन किया जाता है। तो वास्तव में प्रारूप के तैयार करने में तरीके क्या क्या होंगे, ठीक है ना, तथ्यों के, और साथ में उसके स्रोत क्या होंगे, इसके बारे में शोधार्थी का मार्गदर्शन करता है ये। तो शोधार्थी को इसमें यह निश्चित रहता है कि वो कैसे तथ्यों का एकत्रीकरण करेगा और कहीं ना कहीं कैसे प्रारूप लिखेगा, तो इस पर ज्यादा ध्यान। अब अध्ययन प्रारूप 2 में वास्तव में जो है 2 प्रकार का हो सकता है। पहला प्रयोगात्मक अध्ययन। प्रयोगात्मक अध्ययन में नवीन विधि का प्रयोग किया जाता है और इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, परिवर्तन भी। प्रयोगात्मक अध्ययन में क्या होता है, ये सोपान 2 का ही भाग चल रहा है कि इसमें नवीन विधि का प्रयोग होता है, इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। दूसरा जो गैर प्रयोगात्मक अध्ययन है, इसके अंदर बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान में एक निश्चित समय सीमा में समस्या का समाधान किया जाता है। प्लेसिबो नियंत्रित अध्ययन में बेसिकली क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली जो शोधार्थी क्या करता है, जो जिसका अध्ययन करना है उस समूह को ये नहीं बताता कि उसका विषय क्या है, वो क्यों बात करना चाहता है, तो इसे प्लेसिबो नियंत्रित अध्ययन कहते हैं। जैसे हमें किसी दवा के प्रभाव का अध्ययन करना है तो रोगी को नहीं बताया जाता कि उसको दवा दी जा रही है और किसके बारे में दी जा रही है। वो तीसरा है ओपन लेबल अनुसंधान परीक्षण। इसमें बेसिकली जो अध्ययन करता है वो क्या करता है, जिसका अध्ययन करने वाला समूह है उसको बताता भी है कि वास्तव में हम अध्ययन क्यों कर रहे हैं। जैसे बेसिकली जिस रोगी को दवा दी जा रही है तो उसको बताया भी जाता है कि उसको ये दवा दी जा रही है। तो ये बेसिकली 3 विधियां हैं गैर प्रयोगात्मक में, वो आपको ध्यान रखनी है कि क्रियात्मक अनुसंधान गैर प्रयोगात्मक है या प्रयोगात्मक है तो गैर प्रयोगात्मक है। प्लेसिबो नियंत्रित अध्ययन गैर प्रयोगात्मक है कि प्रयोगात्मक है, गैर प्रयोगात्मक है। ओपन लेबल अनुसंधान परीक्षण भी गैर प्रयोगात्मक है। तो ये बातें अगर आपको ध्यान रहेंगी साथियों, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इजी है लेकिन टिपिकल नहीं बनाना है, और ये सोपान 2 का ही भाग है, प्रयोगात्मक अध्ययन गैर प्रयोगात्मक अध्ययन। अब हम चलते हैं सोपान 3 पर साथियों। इसमें आंकड़े संग्रहण उपकरण विकसित करना है कि भाई आंकड़े कौन कौन से होंगे, आंकड़े संग्रहण की विधियां क्या होंगी। ये आंकड़े के प्रकार क्या है, वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, विषयनिष्ठ हो सकते हैं, गुणात्मक मात्रात्मक हो सकते हैं। आंकड़े संकलन की विधियों में अवलोकन सर्वेक्षण हो सकता है। अवलोकन में क्या होता है, इसमें जो शोधकर्ता रहता है साक्षात्कार के बिना स्वयं के अवलोकन द्वारा आंकड़े इकट्ठे करता है, स्वयं अवलोकन करता है और आंकड़े इकट्ठे करता है। जबकि सर्वेक्षण में क्या करता है, किसी विशेष स्थान पर कुछ अवस्थाओं या परिस्थितियों के अनुरूप आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है। अवलोकन में तो क्या है कि शोधकर्ता स्वयं के अवलोकन स्वयं देखता जाता है और आंकड़े इकट्ठे करता जाता है। इसमें कोई परिस्थितियां नहीं रहती और ना कोई अवस्थाएं रहती, लेकिन सर्वेक्षण में अवस्थाएं रहती हैं, परिस्थितियां रहती हैं और एक पर्टिकुलर स्थान भी रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं साथियों। सोपान 4 में न्यायदर्श या प्रतिदर्श चयन है, सिलेक्टिंग सैंपल है। न्यायदर्श समष्टि को बेसिकली लघु प्रतिनिधित्वकारी कहा भी जाता है, यानी कि ऐसा छोटा समूह, क्योंकि पूरे जैसे हमें अध्ययन करना है रिसर्च में कि भारत में लोकतंत्र का, भारत में वोटिंग व्यवहार का अध्ययन करना है साथियों। अब वोटिंग व्यवहार का अध्ययन करने के लिए पूरे भारत का तो अध्ययन नहीं हो सकता, या किसी राज्य का भी अध्ययन करना है तो पूरे मतदाताओं का अध्ययन नहीं कर सकते। हम सिलेक्टिव अध्ययन ही करेंगे। सिटी का तो ऐसा जो पूरे सिटी का प्रतिनिधित्व कर ले, ग्रामीण क्षेत्र का तो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर ले, तो जो कच्ची ढाणी का तो कच्ची ढाणी का अध्ययन कर ले, शहर में पक्के मकानों का या हायर सोसाइटी वाले समाज का तो उसका अध्ययन कर ले। तो हमें सैंपल लेकर ही अध्ययन करने होंगे। तो 2 प्रकार के ये भी हो सकते हैं सैंपलिंग, जो सिलेक्टिंग सैंपल है। एक तो रहता है संभाव्यता न्यायदर्श, ये संयोग के आधार पर चयन करते हैं। इसमें शोधार्थी का विवेक नहीं चलता, इसमें संयोगवश कि शहर में इधर से लेना है कि इधर से लेना है। तो एक तरीके से सैंपलिंग क्या होती है, रैंडम सैंपलिंग होती है। इसमें क्या होती है, रैंडम सैंपलिंग जो होती है रैंडम होती है कि बेसिकली बस कि डाल दिया, जिसमें भी जो निकला उसका फिर अध्ययन करना है। इसमें वो विवेक का यूटिलाइज नहीं करता, तो इसलिए ऐसा ये तब अपनाया जाता है इस प्रकार का सैंपलिंग मेथड, सिलेक्टिंग सैंपल, कि ताकि कहीं शोधार्थी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो जाए। दूसरा जो असंभाव्य न्यायदर्श है, सिलेक्टिंग सैंपल है, इसमें शोधार्थी विवेक के आधार पर खुद ही चयन करता है कि वो कौन सा सैंपल लेगा। तो इसमें वो कॉलोनी या एरिया खुद ही डिसाइड करता है। तो ये 2 प्रकार का न्यायदर्श है। न्यायदर्श को सोपान 4 का
भाग माना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना। और न्यायादर्श को क्या है कि छोटा प्रतिनिधित्वकारी समूह भी कहते हैं, 2 प्रकार का होता है, संभाव्यता और असंभाव्यता, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सोपान 5 पर चलते हैं, अनुसंधान प्रस्ताव लेखन। अब ये क्या होता है अनुसंधान प्रस्ताव लेखन सोपान 5 में? इसमें शोधकर्ता द्वारा लिखा गया ये दस्तावेज है। इसमें प्रस्तावित अनुसंधान का कार्यक्रम का विस्तृत विवरण होता है। इसे कौन लिखता है? शोधकर्ता लिखता है। और इसमें जो अनुसंधान कार्यक्रम का विवरण होता है, यह संपूर्ण अनुसंधान की प्रक्रिया की रूपरेखा की तरह होता है। इसमें संपूर्ण अनुसंधान की रूपरेखा होती है। इसलिए प्रमाणीकरण के आधार बनाया जाता है। अनुसंधान का प्रमाणीकरण का आधार होता है। तो ये बातें आपको अनुसंधान सोपान 5 में ध्यान रहनी चाहिए। सोपान 6 में आंकड़ों के एकत्रीकरण पर बल दिया जाता है। इसमें अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची आदि विधियों का साक्षात्कार, केस स्टडी, विभिन्न मेथडों द्वारा आंकड़े संकलन किए जाते हैं। अब ये शोधकर्ता पर डिपेंड करता है और साथ में फील्ड वर्क पर डिपेंड करता है कि हमें आंकड़े कौन से आसानी के साथ मिल सकते हैं ताकि कम खर्चीले भी हों और आंकड़े अच्छे हों, और उस हिसाब से हमारा जो निष्कर्ष है वो एकदम सही हो। वो आंकड़ों का भी उसी हिसाब से निष्कर्षण निकला जाता है कि अवलोकन पद्धति अपनाएं, प्रश्नावली अपनाएं, अनुसूची अपनाएं, केस स्टडी अपनाएं, हम कौन सा मेथड अपनाएं आंकड़ों का। तो ये समय परिस्थितियों के अनुरूप रह सकता है। तो आगे देखिए साथियों, आंकड़ों का प्रसंस्करण और विश्लेषण, यानी कि आंकड़ों का शुद्धिकरण करना और साथ में उसका विश्लेषण करना, तो जांच करना। इसमें आंकड़ों का वर्गीकरण और परिमाणीकरण किया जाता है। फिर इसे गणितीय और सांख्यिकी सूत्रों द्वारा इसे कहीं ना कहीं आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। आंकड़ों का वर्गीकरण, सारणीकरण किया जाएगा कि भाई आंकड़े कौन कौन से हैं, उनको पूरा वर्गीकृत कर दें ताकि वो कम स्थान पर आ सके और उन्हें आसानी से समझा जा सके। वास्तव में वर्गीकरण करने का, सारणीकरण करने का मेन उद्देश्य ये है कि आंकड़े मापन योग्य बन सकें, उनको हम नाप सकें और आसानी से दूसरा व्यक्ति समझ भी सके। इसके पश्चात गणितीय और सांख्यिकी सूत्रों द्वारा क्या किया जाए, उनका विश्लेषण किया जाए कि भाई एकदम तथ्य सही हैं। अब ये 7वां सोपान है। अब हम आते हैं 8वें सोपान पर। इसमें 8वें अनुसंधान जो सोपान है उसमें है अनुसंधान रिपोर्ट लेखन। अनुसंधान रिपोर्ट लेखन के भी 3 भाग हैं। तो ये 3 भाग कौन कौन से हैं ये भी आपको ध्यान रखने हैं। मैंने अभी आपको व्हाइट बोर्ड से भी बताए, लेकिन आप दोबारा से सुन लीजिए। इसमें पहला जो प्रारंभिक भाग है उसमें मेनली शीर्षक, विषय सूची और सारांश का उल्लेख रहता है। प्रारंभिक भाग में किसका उल्लेख रहता है? शीर्षक का, विषय सूची और सारांश का। जो मुख्य भाग है उसमें 6 चीजों का उल्लेख रहता है: परिचय, क्रियाविधि, परिणाम, विचार विमर्श और निष्कर्ष और सुझाव का। ठीक है, तो इसमें मुख्य भाग में क्या क्या रहता है? परिचय, क्रियाविधि, परिणाम, विचार विमर्श, निष्कर्ष और सुझाव। जबकि जो लास्ट वाला तीसरा भाग है पूरक सामग्री वाला, इसमें ग्रंथ सूची और परिशिष्ट की चर्चा रहती है। ग्रंथ सूची और परिशिष्ट की चर्चा रहती है। तो इस प्रकार से साथियों मैंने आपको अनुसंधान के 8 सोपान बताए हैं। ये 8 सोपान में क्या क्या है आपने गहन रूप से देखा। लेकिन साथियों जब नवीन टॉपिक होता है, ये आप एमए में रिसर्च वाली जो मेथड है उसमें पूरा चर्चा भी रहती है, लेकिन आप उसको गहन से नहीं पढ़ते हैं, तो कम से कम यहाँ पर तो आप गहन रूप से पढ़ें और इन सब सोपानों को चर्चा करें। तो इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी इससे संबंधित कराऊंगा और अगली जो नेक्स्ट वीडियो है इसके बचे हुए टॉपिक पहले कराएंगे, फिर क्वेश्चन भी साथ साथ कराएंगे। बस आप लगातार देखते रहें ताकि आपके नेट के प्रथम प्रश्न पत्र में 40+ प्रश्न आए। मैं आपसे ऐसी आशा रखता हूं। लेकिन साथियों इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, एक वीडियो को 4-5 बार देखना होगा और कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्या बनते हैं ये भी समझना होगा। और क्वेश्चन लेकर भी हम बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे, तो तब उनको भी हमारे साथ जुड़ना होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो से आपसे विदाई चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।